जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो रीड 2021 का लेवल 1 से रिलेटेड काफ़ी सारे हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। अब वापस आ जाते हैं हमारे रीड 2022 का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था उसमें हमने फोर्स एंड मोशंस के जो 2 पार्ट थे वो कवर कर लिए थे। ठीक है, अब हमारा इसमें जो मेन पार्ट बचता है वो कौन सा वाला बचता है आपका, इसमें एक पार्ट और बचता है वर्क एंड एनर्जी वाला जो पोर्शन है। ठीक है, तो वर्क एंड एनर्जी वाला पोर्शन हम अभी कवर करेंगे। उसके बाद हमारा हीट नया सेक्शन होगा। ऐसे करते करते हम ये वाला सेक्शन लगभग अपना पहले पार्ट लगभग आपका कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये फिजिक्स वाला है। उसके बाद आपका ये जनरल साइंस आता है, ये आपका केमिस्ट्री वाला है और ये वाला बायोलॉजी वाला है। ठीक है, कंप्लीट कवर करवाऊंगा मैं आपको जुलाई से पहले पहले, 1 जुलाई से पहले पहले आपका जो है साइंस का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, इसके अलावा हम लोग जो प्रीवियस ईयर के आपके रीट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं और सी टेट का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है और यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, इसमें से वो सारे क्वेश्चन जो इन टॉपिक में से पूछे गए हैं, जैसे कि ये वाला एक टॉपिक है इसमें से पूछे गए हैं, फोर्स वाले में से, फिजिक्स वाले टॉपिक में से, वो सब हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कोर्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको जो है आपके जो मार्क्स हैं 20 नंबर के जो मार्क्स आते हैं, जो आपका एटलीस्ट पात्रता वाले में, नॉर्मल वाले में 30 नंबर और पात्रता वाले में, तो मुझे लगता है सिलेबस आपका सेम ही रहने वाला है। तो आपके जो है 50 मार्क्स में से 40+ मार्क्स की गारंटी मैं आपको लेता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको ढंग से फॉलो करोगे तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अब फोर्स एंड मोशंस को मैंने जो स्प्लिट किया है वो इस तरीके से स्प्लिट किया है। अगर आप देखोगे ये वाला पूरा, ये फोर्स एंड कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ फोर्सेस, न्यूटन लॉ, मोशन कॉन्सेप्ट्स, ये सब हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख लेना। आज हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में ये करेंगे, फोर्स एंड मोशंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था एनसीईआरटी जो है अपना मेन, मैं इसमें कंटेंट के लिए ले रहा हूँ। सोर्स है पूरा उसका जो एनसीईआरटी है, कॉन्सेप्ट तो आपको जनरल लाइफ में होते हैं, वहाँ मैं आपको अपनी लेवल पे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और मेन चीज़ हम इसमें क्या करते हैं, मेन चीज़ किस टाइप के क्वेश्चंस में बन सकते हैं, क्योंकि साइंस ऐसा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक होता है, तो मेनली इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम विद इन वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और फिर जब रियल टाइम पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो हमने पढ़ा है उस पढ़ाई से उन क्वेश्चन को कितनी ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, अध्याय 11 आपका है ये जो कार्य अथवा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले तो कार्य होता क्या है। देखो, कार्य क्या होता है कि आपको जैसे हम कहते हैं वर्कलोड, आपका कहते हैं कि बहुत सारा काम है। अगर आप टीचर हो तो आपके पास काफ़ी वर्कलोड है, आपको जो है लेसन प्लान बनाना है, वो सब करना है, अटेंडेंस लेनी है, मोने अगर आप क्लास टीचर हो तो आपको और भी कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो करनी है। ये भी एक तरीका क्या है, ये आपका वर्क है, ये भी आपका वर्क है। ठीक है, ये जो है ये होता है वर्कआउट। आप जो जिम करते हो एक्सरसाइज में, वो सब भी क्या है, वो भी कार्य का ही पार्ट है। वर्कआउट करते हो उसको बोलते हैं हम, जो जिमिंग आप करते हो। ठीक है, आप रिलैक्स करते हो, यानी कि आप सिंपली रिलैक्स करते हो, सोते हो या कुछ करते हो, तो भी आप क्या कर रहे हो, नो वर्क, नॉट डूइंग एनीथिंग, योर बॉडी स्टिल, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन यू। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो कार्य की परिभाषा सिंपल सी होती है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाने से अगर विस्थापन उत्पन्न हो जाए तो वस्तु पर बल द्वारा कार्य किया जाता है। इस उत्पन्न विस्थापन को कार्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें समझने की है। देखो, डेफिनेशन में आपको डायरेक्ट आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन डेफिनेशन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि कार्य होता क्या है। 2 चीज़ें इसमें समझो, उस वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य कौन कर रहा है, बल कर रहा है, आप कार्य नहीं कर रहे हो। जो भी बल आप लगा रहे हो वो बल कार्य करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा फिर आगे, एक ही टाइम पे 3-4 बल लगते हैं, तो कोई बल कार्य करता है, कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इस बल की वजह से विस्थापन उत्पन्न होता है, तो उस विस्थापन को हम क्या कह देते हैं, उसको हम उस बल के द्वारा किया गया कार्य कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है कि हैव यू अप्लाइड एनी फोर्स, क्या हमने कोई बल लगाया है वस्तु पे। अगर बल लगाया है तो वो जो वस्तु है वो फोर्स के पैरेलल मूव कर रही है, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर वो ऑब्जेक्शन की डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम क्या कह देते हैं, इट इज कॉल्ड द वर्क डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्क आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो डेफिनेशन दी जाती है वो इस तरीके से दी जाती है, F.D। अब आप में डॉट से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, वैसे तो ये स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, लेकिन क्योंकि आपका जो F जो है वो बल है, और D क्या है, विस्थापन और डायरेक्शन में, तो इसको इसकी फॉर्मूला जो निकल के आता है वो निकल के आता है FD cos थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होता है। यानी कि अगर आप की जो आपकी ये बॉडी है, इस बॉडी पे अगर F आप फोर्स लगा रहे हो और इसका इसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और आपको पता होगा कि कॉस
थीटा कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी कि नॉर्मली अगर फोर्स के परपेंडिकुलर अगर आपका यानी कि परपेंडिकुलर अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस फोर्स के द्वारा क्या होगा, वर्क 0 आ जाएगा, उस फोर्स के द्वारा कोई वर्क किया ही नहीं गया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताऊंगा क्या बनता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझ लेना कि अगर बल वस्तु की डायरेक्शन, जो वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में लग रहा है तो आपका बल का जो होगा उस बल के द्वारा कार्य किया जाएगा और उसकी कोई वैल्यू होगी। लेकिन अगर परपेंडिकुलर लग रहा है, बल इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फिर क्या होगा, जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ एक चीज़ हो गई। अब आप ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जो ये जो भार है, इसका भार किधर लग रहा है, mg, इधर की साइड फोर्स लग रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर की साइड हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसमें तो एंगल, यहाँ पे एंगल चेंज हो जाता है, ये थीटा है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। यानी कि जो वर्क होगा, जितना ज़्यादा एंगल होता जाएगा आप देखोगे उतना ही ज़्यादा उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपको पता होगा ना, अगर आप एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हो और सीढ़ी अगर इस तरीके से है और सीढ़ी को अगर मैं ऊँची करते जाऊँ, ऐसा करते जाऊँ, तो चढ़ने में आपको ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा। वही है बात यहाँ पे, यानी कि ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। उसका सीधा सा मतलब ये है कि वो जो बल आप में लग रहा है, जो ग्रेविटेशन आपको फोर्स लग रहा है, वो आपको पीछे की तरफ खींचेगा और उसके अगेंस्ट आपको कार्य करना पड़ेगा, तो ज़्यादा एनर्जी आपको लगेगी। इसलिए इस थीटा की क्या वैल्यू हो जाती है यहाँ पे। इसलिए इसको कहते हैं कि जितना ज़्यादा एंगल होता जाएगा उतना ही ज़्यादा आपको बल लगने का। तो अगर यहाँ पे अगर बाई चांस ऐसे हो गई और अगर मेरे को ऐसे चढ़ना है, सपोज अगर मेरे को, मैं हूँ यहाँ पे एक वर्टिकल, मेरे को ऐसे चढ़ना है, तो फोर्स इधर लग रहा है, मुझे चढ़ना इधर है, तो ये मान लो कि मेरी क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि थीटा 0 है वो तो है ही सही, लेकिन यहाँ पे थीटा 0 की जगह थीटा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव वर्क यानी कि मुझे इतना ज़्यादा काम करना है कि उस बल का पूरा मुझे नेगेट करना पड़ेगा, बल को इतनी ज़्यादा ऊर्जा मुझे खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आपको जितना ज़्यादा एंगल होता जाएगा तो बल की डायरेक्शन में आप क्या देखोगे, ऐसे मत देखो, ये थीटा अगर 0 है तो बल इधर लग रहा है और थीटा ये है तो 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री मैंने आपको बताया था कोई बल आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब 90 डिग्री से 180 की तरफ जाएगा एंगल, यहाँ से पहले 90 डिग्री था बल में, यहाँ पे 90 डिग्री था, अब जब ये 90 डिग्री से 180 की तरफ जाएगा तो आपका क्या होगा, मैक्सिमम उसको कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए उस वक्त उसकी मैक्सिमम एनर्जी खर्च होगी। इसलिए हम क्या कह देते हैं, उसको वर्क जो उस बल के द्वारा किया गया है वो मैक्सिमम होगा जब थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलो उसके बाद देख लेते हैं वर्क कितने प्रकार के होते हैं। आपके जो वर्क होते हैं, एक चीज़ और है, मैं आपको बताता हूँ वर्क की जो यूनिट है। वैसे मैंने आपको बताया था यूनिट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लूँगा जिसमें सारे जो हमने बल, विस्थापन, एनर्जी, फोर्स जो भी लिया है उन सब की यूनिट्स भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको एक बार बता देता हूँ, जो इसकी ऐसा यूनिट होती है वर्क की, वो होती है आपकी जूल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या होती है, जूल। इसको ऐसे लिखते हैं, हिंदी में इसको लिखते हैं जूल और इंग्लिश में लिखते हैं इसको JOULE। ठीक है, जूल मतलब अगर मैं कहता हूँ कुछ 5 तो मैं क्या कहूँगा, 5 जूल मैंने कार्य किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो ईजीएस यूनिट होती है, कई बार आपसे पूछ ली जाती है, ईजीएस यूनिट होती है इसकी अर्ग। ठीक है, और जूल और अर्ग में जो आपका होता है वो कैसा होता है, जूल और अर्ग में आपका होता है 10⁻⁷ अर्ग। 1 जूल बराबर आपका कितना होता है, 10⁻⁷ अर्ग होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बस इसमें इतना सा ध्यान रखना है। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि निम्न में से अगर 5 जूल अगर एनर्जी लगता है तो अर्ग में कितना होगा, तो आपको करना क्या है, उसको 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻⁷ अर्ग। और ऐसा यूनिट क्या होती है वर्क की, वो होती है आपकी जूल। अब आ जाते हैं वर्क, टाइप ऑफ वर्क। देखो मैंने आपको बताया था, एक तो होता है सकारात्मक कार्य, एक होता है नकारात्मक कार्य, एक होता है कोई कार्य नहीं। देखो सकारात्मक कार्य मतलब अगर आपका जो बल लग रहा है वो बल इस डायरेक्शन में लग रहा है और आपका विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। थीटा क्या है आपका, यहाँ पे 0 डिग्री है, तो ये क्या होगा, आपका पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव वर्क मतलब आपने यहाँ पे जो काम किया है उस वर्क को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। अगर थीटा हो जाता है 180 डिग्री, जैसे कि मैंने आपको बताया था इस पुराने वाले केस में, यहाँ क्या हो रहा है, बल लग रहा है इधर लेकिन विस्थापन हो रहा है आगे, यानी कि ये क्या है, ऋणात्मक वर्क है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा नेगेटिव वर्क हो जाएगा। ठीक है, और एक अगर मेरा थीटा 90 डिग्री है तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा FD cos थीटा होता है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 0 वर्क यानी कि इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, थीटा हो गया 90 डिग्री, तो वर्क कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं शून्य वर्क, यानी कि यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हुआ है, कोई भी एनर्जी में कन्वर्शन नहीं हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं धनात्मक कार्य। मैंने आपको वैसे बता दिया है, लेकिन धनात्मक कार्य की जो डेफिनेशन है वो ये है कि कोण जो है आपका न्यून कोण होना चाहिए, यानी कि आपका थीटा जो है क्या होना चाहिए, 0 से 90 डिग्री के बीच का होना चाहिए। देखो 0 पे तो 90 पे तो आपका जो होगा क्या होगा, 0 पे तो मैक्सिमम वर्क हो जाएगा और 90 पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 0 कह दूँ तो मैं ये मैक्सिमम से लेके वर्क
आएगा तो वो कितना आएगा, 0 तक आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, धनात्मक कार्य होगा धनात्मक ही, लेकिन कहाँ से होगा, एक पॉइंट पे आप मैक्सिमम वर्क कर रहे होंगे, एक पॉइंट पे आप 0 वर्क कर रहे होंगे, वर्क क्या होगा आपका मैक्सिमम से घटता घटता 0 तक आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य प्रदर्शित करता है कि बाह्य बल वस्तु की गति में सहयोग देता है। यानी कि अगर आप यहाँ देखोगे, बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मतलब अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो इसको कौन ला रहा है नीचे, ग्रेविटी, तो बल ही उसको आगे की तरफ बढ़ा रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, जो है बल की डायरेक्शन में ही उसका विस्थापन हो रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं धनात्मक कार्य, यानी बल उसको वस्तु की गति को बढ़ाने में सहयोग दे रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको कहते हैं धनात्मक कार्य। यहाँ पे अगर देखोगे तो आपकी लॉन के कारण जो पुश कर रहे हैं, स्प्रिंग को आप देखोगे तो स्प्रिंग आपकी जो है जब आप दबाते हो तो फोर्स इधर लगता है, तो इधर फिर ऊपर की डायरेक्शन में पुश करती है, तो विस्थापन भी ऊपर की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ऐसे अगर गैस सिलेंडर विद मूविंग पिस्टन है, यहाँ से आप इसको अगर एकदम दबाते हो पिस्टन को, उसके बाद जब इसको खोलते हो तो ऊपर की डायरेक्शन में आपका जो है फोर्स लगता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, उसको एक्सपेंड करने में, गैस को एक्सपेंड करने में सहायक देता है। यानी कि जो भी आपकी गति है, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स में गति आ जाएगी। तो बल अगर आपकी गति में सहायता दे रहा है, गति को बढ़ा रहा है, तो उसको कह देंगे हम धनात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा जब थीटा क्या हो, ग्रेटर देन 90 हो। ठीक है, 90 मतलब अगर 90 से आपका थीटा बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 180 तक पहुंच गया। 180 पे तो मैंने आपको बताया था सही, 180 पे क्या हो जाएगा, 180 पे तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा। 90 से आगे बढ़ता जाएगा तो नेगेटिव ही आता जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में आती जाएगी। कॉस 180 तो फिर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा। मेनली ये कब होता है, जब आपका जो भी बल है, बल की दिशा वस्तु की गति का विरोध करती है। मतलब बल आपका लग रहा है डिस डायरेक्शन में, लेकिन आपका जो वस्तु है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कर रही है। ठीक है, अब मूव कर रही है, तो उसको कह देते हैं हम, जैसे कि आपका ये है, बल आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, बल आपका क्या कर रहा है, एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब प्लस प्लस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह देंगे, आपका जो ये क्या हो गया, आपका ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। यहाँ देखो आप, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, माइनस माइनस भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं और प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो टू लाइक चार्जेस आर ब्रॉट टुगेदर विच इज नथिंग बट योर नेगेटिव काइंड ऑफ वर्क। और आप उसमें और चीज़ बहुत सारी देख सकते हो। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, ब्रेक क्या आपका नेगेटिव फोर्स है, क्योंकि आपकी जो गति होती है, अगर गति आपकी कार चल रही है किसी स्पीड पे 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और आप वहाँ पे ब्रेक अप्लाई करते हो, तो क्या होता है, उसकी गति में क्या होती है, कमी आती है। ठीक है, वर्क वहाँ भी हो रहा है, क्योंकि किसी वस्तु को गति देने में भी काम करना ऊर्जा लगेगी, और उसको वस्तु की गति को जीरो करने में भी ऊर्जा लगेगी, दोनों में ऊर्जा लगेगी। लेकिन डिफरेंस क्या है, एक में आपका धनात्मक कार्य होगा और दूसरे में आपका ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है, ये एक थोड़ा सा बस डिफरेंस है। उसके बाद आता है आपका शून्य वर्क। शून्य वर्क मतलब आपका जो जिसमें बल लगाने के बाद भी कोई विस्थापन उत्पन्न ना हो, उस बल के द्वारा, ये बात ध्यान रखना है, उस बल के द्वारा कोई भी विस्थापन उत्पन्न ना हो। लेकिन और भी बल हो सकते हैं जो उसको कार्य में कर रहे हो, लेकिन उस बल के द्वारा कोई विस्थापन ना हो, तो उसको कह देते हैं हम शून्य वर्क। जैसे कि व्हेन वी फेल टू मूव ए हैवी स्टोन, जैसे हमने इसको पूरी ताकत लगाई, लेकिन हमने कोई भी ताकत तो हमने लगाई, हमारी एनर्जी भी खर्च हो गई होगी। यानी कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि आपने बल लगाया, बल आपका डेफिनेटली आपने कार्य किया, आप अगर थक गए इसका मतलब कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई है। लेकिन आप ये देखोगे कि जो आपका पत्थर है वो मूव नहीं हुआ, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि यार फिर मैंने तो पत्थर तो मूव ही नहीं हुआ, तो मेरे तो कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने कोई कार्य किया ही नहीं। ऐसा नहीं, आपने कार्य वहाँ भी आपका उस बल के द्वारा कार्य जीरो है, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो बल लग रहा है, फ्रिक्शन के कारण जो बल लग रहा है वो इतना ज़्यादा है कि आपको उसको मूव ही नहीं करने दे रहा है। तो इस बल का कार्य जो है इतना ज़्यादा है, वो आपसे भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका जो है वो मूव नहीं कर रहा है। लेकिन आपके द्वारा किया गया जो कार्य है वो जीरो है, लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन के कारण भी जो फोर्स लगा है उसने भी कार्य किया है, तो उसकी वजह से आपकी एनर्जी लूज हो रही है। यही आपने पढ़ा होगा, बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल होता है कि जो कुली जो है जब वजन लेके जाता है तो उसकी फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किधर, इस डायरेक्शन में, 90 डिग्री का एंगल है, तो वर्क तो जीरो है, तो फिर कुली किस चीज़ के पैसे लेता है, जो वर्क डन जीरो, तो पैसे नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, कुली जब आगे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स लग रहा है वो तो उसको आगे जो बढ़ने में मदद दे रहा है, उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो जो फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स लग रहा है उसके कारण जो वर्क हुआ है वो वर्क आपको क्या करता है वहाँ पे, आपको उसको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जो सामान उसने उठाया है उसके ज़्यादा पैसे नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो कि जब अगर वो ज़्यादा लगेज उठाता है तो ज़्यादा पैसे मांगता है, कम लगेज के कम पैसे मांगता है, उसका कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन फोर्स में। मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा आपका वजन होगा नीचे की डायरेक्शन में mg, उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। बस आप इसको ऐसे ध्यान रख लो, जितना ज़्यादा वजन होगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए वो, क्योंकि उसको उस फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट कार्य करना पड़ता है, चलना पड़ता है, इसलिए वो ज़्यादा पैसे लेता है। ठीक है, लेकिन जो सामान उसने उठाया है
नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उसका कुछ भी कार्य नहीं है, वो आपका क्या है, थीटा 90 डिग्री आ रहा है तो वो आपका जीरो वर्क कहलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको न्यूमेरिकल टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है, एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन लिया है, तो बहुत सिंपल है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और अगर 2 मीटर होता है तो मेरा वर्क क्या कहता है, मेरे को मैंने बताया था 5 FD कॉस थीटा। आपको पता है थीटा तो यहाँ पे 0 है, तो ये हो जाएगा W कितना हो जाएगा मेरा F इंटू डी, तो F कितना है 5 न्यूटन और 2 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा 10 जूल मेरा कार्य हो जाएगा इस ब्लॉक को 2 मीटर खिसकाने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है कि बल इंटू विस्थापन क्या होता है, कार्य होता है, लेकिन इसमें बस यही ध्यान रखना है थीटा इंपॉर्टेंट है, अगर थीटा 90 आ गया तो मेरा वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे बोलते हैं सिर पानी ले जाती महिला द्वारा किया गया कार्य। अब इसमें थोड़ा सा नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस में ये आपको बताना जरूरी है कि किस बल की आप बात कर रहे हो, कि नॉर्मली इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 0। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें क्या है कि महिला जो आपका पानी ले जा रही है, ठीक है, जो मटका वो भर के ले जा रही है, उस मटके के कारण जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो उसके कारण जो भी वर्क होगा वो 0 होगा। तो महिला जो मटका लेके जा रही है उसने कोई भी कार्य नहीं किया, वो कार्य 0 होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन के कारण जो अगेंस्ट फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट उसको कार्य करना पड़ेगा, उसका जो है उसको एनर्जी उसकी खर्च होती है। और जैसे कि वो मटका अगर भारी होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा तो ज़्यादा उसको कार्य करना पड़ेगा, लेकिन जो पानी ले जा रही है मटके के कारण जो फोर्स लग रहा है उसके कारण जो कार्य होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए इसको भी क्या कह देते हैं हम कि नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस में, कुली वाले क्वेश्चन में भी यही होता है और इस टाइप के क्वेश्चन में भी होता है। ये आपका क्वेश्चन बनता है कि सिर पे पानी ले जाती महिला कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, उसका आंसर कितना रहता है, 0। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी वर्क की। अब आ जाते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा मैंने आपको जैसा बता ही दिया था, अपने डिस्कशन में पहले आ चुकी थी ये बात कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ये ऊर्जा कहते हैं। यानी कि आप जो कार्य कर रहे हो उस कार्य करने के बाद आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी कितनी डाउन हो जाएगी उस कार्य को फिर भी करते रहो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक ब्लॉक है आपका, इसको पुश कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप इसको तब तक ही पुश कर सकते हो जबकि आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, उस कैपेसिटी के आगे जाके आप इसको पुश नहीं कर सकते, चाहे वो पुश होता है, हिलता है या नहीं हिलता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उतना ही आप में एनर्जी होगी इसको पुश करने की। तो आपकी जो भी एनर्जी होगी वो एनर्जी की जो आपकी जो भी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसी को क्या कर देते हैं, आपकी कार्य करने की जो क्षमता है उसी को हम क्या कह देते हैं, ऊर्जा कह देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब हम कहते हैं कि किसी वस्तु के पास ऊर्जा है तो इसका अर्थ सिंपल सा ये होता है कि वो कार्य कर सकती है। मतलब अगर जैसे अगर आपने खाना खाया है, आप में काफ़ी एनर्जी है, तो मैं कह सकता हूँ आप काफ़ी हेल्दी होंगे उस टाइम पर, काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि आपने खाना खाया है, आपकी ग्लूकोज के कारण आप में काफ़ी एनर्जी है, तो आप कार्य करने की स्थिति में हो। लेकिन सोचो आपकी बहुत थके हुए हो, खाली पेट हो, भूखे हो, तो उस वक्त आपकी कैपेसिटी बिल्कुल 0 होती है, आपकी क्षमता ही नहीं होती है, तो आप कहोगे कि उस वक्त आप कार्य नहीं कर सकते। तो ऊर्जा का सिंपल सी बात है कि अगर किसी वस्तु, नॉन लिविंग या लिविंग कुछ भी है, उसके पास अगर एनर्जी है तो इसका मतलब ये है कि वो कार्य कर सकती है। ठीक है, ऊर्जा के जो प्रकार होते हैं आपके नॉर्मली यांत्रिक, विद्युत, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ये सब होती हैं। यांत्रिक आपका जो भी मैकेनिकल है, पहिए का चलना हुआ, आपका खुद का चलना हुआ, ये सब क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी, एक पोल से दूसरे पोल पे जो करंट जाता है उसमें जो एनर्जी है वो आपकी विद्युत ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा जो आपकी लाइट है, सनलाइट हुई, आपकी जो बल्ब से निकलने वाली लाइट हुई। ध्वनि ऊर्जा आपकी जो साउंड वेव्स हैं, जो एनर्जी आपकी उसमें निकलती है, गाना आप सुनते हो, और जो गाने में जो एनर्जी, परमाणिक आपकी जो भी आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है, उसके कारण, विस्फोट के कारण जो एनर्जी होती है, ये सब क्या है, ऊर्जा के डिफरेंट रूप है। ठीक है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन जो इतना सा बनेगा तो कभी कि आपसे जो पूछा जाएगा कि भाई कार्य जो करने की क्षमता को क्या कहते हैं निम्न में से, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेशन में से, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। देखेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो, और उन चीज़ों को भी टच करने की कोशिश करेंगे कि किन टाइप के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद बात करें आपके ऊर्जा के स्रोत, ये आपका एक डेफिनेटली इसमें से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है ऊर्जा के टॉपिक में से। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊर्जा जो है आपकी 2 टाइप में कैटेगराइज होती है, एक तो परंपरागत ऊर्जा और एक आपकी गैर पारंपरिक ऊर्जा। गैर पारंपरिक ऊर्जा मोस्टली वो होती है जो आपकी रिन्यूएबल टाइप की एनर्जी, अगर आप उसको डायरेक्ट समझो तो। रिन्यूएबल मतलब ये जो एनर्जी है आपकी गैर पारंपरिक है। पारंपरिक में इनको अभी तक क्या है कि जो पारंपरिक हैं, जो हम यूज़ करते आ रहे हैं शुरू से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसमें भी फिर परंपरागत में 2 आ जाती हैं, एक आपकी अनवीकरणीय और एक नवीकरणीय, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखो कि जो अपना तेल वाला जो पेट्रोलियम एनर्जी जो होती है, जो ईंधन भूमि के अंदर पाया जाता है, ये क्या आपकी क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। आपने एक बार यूज़ कर लिया, आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एनर्जी उसी में रहती है।
लेकिन परंपरागत नवीनीकरण ऊर्जा मतलब आपकी ये परंपरागत है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल भूमि के ऊपर पाए जाने वाले लकड़ी, गोबर, ये क्या होता है, आप जो भी एनर्जी लेते हो इसका वेस्ट बनता है और वेस्ट से फिर से एनर्जी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ साइक्लिक एनर्जी इससे बनाई जा सकती है, जिसको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। एक होती है आपकी गैर पारंपरिक एनर्जी। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि जैसे पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा को एनसीईआरटी की बुक में आपको इसको भी जो है नवीनीकरण ऊर्जा में आपका दिया हुआ है, तो आपको बुक को फॉलो करना है। तो मेरे हिसाब से, मेरी हिसाब से मुझे लगा कि ये जो है गैर पारंपरिक फॉर्म में आएगी। मतलब जो आपकी प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ों से जो आपकी ऊर्जाएं मिली, जिनको अब करंट वर्ल्ड में खोजा जा रहा है, क्योंकि जीवाश्म जो आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो खत्म होती जा रही है। तो अभी जो करंट आपकी जो एनर्जी क्राइसिस है उसमें इस टाइप के सोर्सेस को ज़्यादा ऊर्जा, जैसा कि आपकी सौर ऊर्जा अनलिमिटेड है। आपकी जो ऊष्मा जो निकलती है, हीट जो निकलती है सन से, वो अनलिमिटेड है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। एटलीस्ट 500 साल, 800 साल, 1000 साल तो नहीं खत्म होने वाली है। ठीक है, तो ये है जलीय ऊर्जा है। इतना सारा हमारा 75% हमारे पास जो है सागर है। सागर से जो लहरें निकलती है और उन लहरों में जो एनर्जी होती है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपकी पवन ऊर्जा है। हवा आपकी रहेगी सी एटमॉस्फेयर में, कहीं नहीं जाने वाली, हवा से जो एनर्जी बना सकते हैं। ऐसे आपकी नाभिकीय ऊर्जा है, हाइड्रोजन ऊर्जा है, ये सब क्या है आपकी, क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा है। नॉर्मल इनको भाषा में बोलो तो प्राकृतिक ऊर्जा है। अब आपसे क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा स्रोत है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा, अगर आपको 3 दे दी जाए, कौन सा ऑप्शन आपकी परंपरागत रिन्यूएबल एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में से आता है। ठीक है, तो आपको करस्पॉन्डिंग ऑप्शन चूज करना है, ये देखते हुए कि कौन से ऑप्शन में आपकी सारी जो ऑप्शन दिए हुए हैं या सारे जो सब ऑप्शन दिए हुए हैं वो उसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इस लिस्ट को आपको ध्यान रखना है कि क्या आपकी कॉन्सेप्ट समझना है। पहले तो आपकी अनवीनीकरणीय और नवीनीकरण का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब आप उसको रिन्यू कर सकते हो, वापस से बना सकते हो वेस्ट से भी। नॉन रिन्यूएबल मतलब एक बार आपने यूज़ कर लिया तो खत्म हो गया, उसको वापस से नहीं यूज़ किया जा सकता। और गैर पारंपरिक मतलब वो जो आपके प्राकृतिक सोर्सेज जो होते हैं, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, वो बहुत सिंपल है कि ब्रह्मांड की जो संपूर्ण ऊर्जा है वो कांस्टेंट है। आपकी जो इंटायर एनर्जी है, सपोज मान के चलो कि पूरे ब्रह्मांड में आप 100 जूल ऊर्जा है, तो वो 100 जूल ऊर्जा कांस्टेंट है। ना तो ऊर्जा बन रही है, ना आप उसको ख़त्म कर सकते हो। मतलब ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, इट स्टेट्स द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट द प्रोसेस। आपकी जो प्रोसेस होती है उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब इट मे नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्टेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ से सनलाइट है, सनलाइट के कारण एनर्जी है, सनलाइट से हम लोग एनर्जी रहते हैं, विटामिन डी के फॉर्म में हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। केमिकल आपकी जो होती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स उसको एनर्जी लेते हैं, केमिकल प्रोसेस में कन्वर्ट करके वापस उसको क्या करते हैं, अपना जो भी एनर्जी, फिर उसको प्लांट एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे अगर आप पेट्रोल की बात करो, पेट्रोल आपको क्या करती है, गाड़ी में डालती है और वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, गाड़ी आपकी चलती है तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे आपकी इलेक्ट्रिकल, अगर आपने आईसी वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, या पंखा आप चला रहे हो, या फिर आप क्या नाम से गैस यूज़ कर रहे हो, तो आपकी एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रिकल यहाँ पे क्या हो रही है, थर्मल में कन्वर्ट हो जा रही है। लेकिन अगर आप पंखा चलाते हो तो इलेक्ट्रिकल क्या हो जा रही है, मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जा रही है। तो एक एनर्जी फॉर्म दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ, मैंने कुछ खाया, जो भी कुछ मेरे में एनर्जी आई, उसको क्या करा, फाइनली मैंने साइकिलिंग करके बर्न कर दिया। कैलोरी बर्न आप सुना होगा ना, कैलोरी बर्न करना है, तो वो कुछ भी नहीं होता। कैलोरी इज नथिंग बट अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अगर आपने किसी मोमेंट में कुछ कैलोरी गेन की, कुछ खाया, उसके बाद आपने साइकिलिंग की, वो सारी आपने बर्न कर दी, तो क्या करा आपने, जो भी आपने एनर्जी ली थी उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती, एनर्जी को एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और प्रोसेस के दौरान टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, एनर्जी आपकी कभी भी नष्ट नहीं होती है। उसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक आता है प्रेशर, दाब। इसकी डेफिनेशन से ही समझ लेते हैं बस। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि ये एक मेरा एक सरफेस है, अगर ये सरफेस है और यहाँ पे मैं एक कोई फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसके जो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो फोर्स होगा, इतनी इस एरिया में लगने वाला फोर्स होगा, उसको मैं कैसे डिनोट करता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर मतलब नथिंग बट आपका जो पृष्ठ के लंबवत बल, वो पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर मैं मान लूँ यहाँ पे एक मेरा इस पे है एक सर्किल है, एक मान के चलता हूँ मैं सर्किल है, और सर्किल पे अगर मैं एफ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और इसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो ए है, तो मेरा पी की जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ बाई ए।
और यहीं से इसकी यूनिट भी निकल के आती है, इसका ऐसा ही मात्रक जो निकल के आ जाता है, क्या आ जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, फोर्स का न्यूटन होता है। और दाब क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी नॉन स्केलर क्वांटिटी है, ये है आपकी अदिश राशि है, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, अदिश मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो दाब आपका केवल एक होता है कि मैंने इतना दाब लगाया है, मैं आप कभी नहीं सुना होगा कि आपने मैंने जो है इस डायरेक्शन में दाब लगाया है। फोर्स की एक होती है कि फोर्स को मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, लेकिन दाब का आपका इस तरह का कुछ नहीं होता। बस दाब को ध्यान में रखना है आपको, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, जिस एरिया पे आपने लगाया है फोर्स वो कर दोगे तो आप क्या आ जाएगा, उस जगह का प्रेशर आ जाएगा। उसके बाद आपका जो वायुमंडलीय दाब एक टॉपिक निकल के आता है। तो वायुमंडलीय दाब को नॉर्मली आप कह दो तो नॉर्मली आपका जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर लगता है, ठीक है, उसको बोल देते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन इसको मेजर करने का तरीका होता है, तो बैरोमीटर जो होता है वो इसको मेजर करने के काम आता है। लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है कि वायुमंडलीय दाब की डेफिनेशन ध्यान रखनी है। वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम को 0 से 45 के अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ नंबर आपको ध्यान रखना है। 76 सेंटीमीटर लंबे पारे के कॉलम पर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री पे 45 डिग्री अक्षांश पर, सेंटीग्रेड नहीं है सॉरी, है 0 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यानी कि जो आपका समुद्र तल होता है, ठीक है, जो भी आपकी सी लेवल होता है, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर लगता है, ठीक है, उसको हम मेजर कर लेते हैं वायुमंडलीय दाब से। 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा ही मात्रक इसका बार होता है। ठीक है, ऐसा ही मात्रक इसका बार नहीं होता है, ऐसा ही मात्रक इसका पास्कल होता है। ठीक है, बार नहीं होता है, पास्कल होता है, ध्यान रखना है। ऐसा ही मात्रक इसका पास्कल होता है। और 1 पास्कल आपका बराबर किसके होता है, 1 पास्कल बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताना चेक करके ये ऐसा है कि नहीं है, पर मेरे हिसाब से यही होता है, पर इसमें एक बार मुझे चेक करके जरूर बताना। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पे वायुमंडलीय दाब कम होता है। डेफिनेटली अगर आप एक सरफेस लेवल से, अर्थ का जो लेवल है, यहाँ से अगर आप किसी चोटी पे जाते हो ऊपर, तो आपने देखा होगा यहाँ पे क्या होता है, आपका दाब कम हो जाता है, जिसके कारण आपने कई पढ़ा भी होगा कि आपका जो पहाड़ों पर खाना बनाना जो होता है बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, पहाड़ों पर खाना बनाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है बहुत कम हो जाता है, तो आपकी गैस वगैरह वो क्या होती हैं, हवा में तैरने लग जाती हैं। तो बहुत वहाँ पे आपको गैस जलाना या आग जलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आग जलाने के लिए आपको क्या चाहिए, हाँ ये मेरे को ध्यान आ गया है, 1 पास्कल नहीं है ये, आपका जो 1 बार होता है वो बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। ठीक है, ये होता है, क्योंकि बार आपकी क्या होती है, EGS यूनिट होती है, और आपकी पास्कल क्या होती है, SI यूनिट होती है। बस अब ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ये मेरे को ध्यान आ गया है। तो ठीक है, तो आपको बस ये चीज़ें होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बार है वो आपकी क्या है, EGS मेट्रिक यूनिट है, पास्कल आपकी SI यूनिट है, और एक जो आपका बार होता है वो 10⁵ पास्कल, या फिर उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल देते हैं, जो आपकी यूनिट मैंने आपको बताई थी। दोनों ऐसा यूनिट होती हैं। ठीक है, पास्कल साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने प्रेशर का इनोवेशन किया था, बताया था प्रेशर क्या होता है, तो इसके उन्हीं के नाम पे इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है वायुमंडलीय दाब के जो कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन इसमें ज़्यादा ये आ सकता है कि आपका एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि बार और पास्कल में आपसे कन्वर्शन पूछ लें। एक ये आ सकता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है कि घटता है, कि सतह सेम रहता है, इस तरीके का। तो आपको देना, जितना आप ऊपर जाओगे, हाइट पे जाओगे, उतना वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। एक लास्ट आपका जो टॉपिक बचता है आपका बॉयंसी फोर्स, उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल मेनली आपका होता क्या है, हमने इसको उसमें पढ़ा भी था कि जब आप किसी भी ग्रेविटेशन के कारण जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट आपको क्या होता है, लिक्विड में आप जब किसी ऑब्जेक्ट को दबाते हो तो वो उसको ऊपर की तरफ धकेलता है। जो ऊपर की तरफ धकेल रहा है, कौन धकेल रहा है, वो ही बॉयंसी फोर्स होता है। बस आपको ध्यान रखना है। जब हम किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो पानी के द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में जो बल लगाया जाता है उसी को हम उत्प्लावक बल बोल देते हैं। किसी भी तरल के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल उत्प्लावक बल कहलाता है, यानी कि ये ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। जब भी आप नीचे की तरफ फोर्स करोगे तो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है डेंसिटी पर। जितनी आपकी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ही क्या होगा, बल जो होगा वो कम लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए आयतन पर और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, कई बार क्या होता है कि आपने कितना जो है वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बड़ा चीज़ होगी तो ज़्यादा वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगी, लिक्विड के वॉल्यूम को, उस हिसाब से बल आपका उस पर्टिकुलर में वेरी करेगा। ठीक है, तो मेनली उत्प्लावक बल का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने डेड सी का नाम सुना होगा। डेड सी में लोग स्वतः ही तैरते हैं, उसमें आपको
मतलब स्विमिंग की ज़रूरत नहीं। उसका सिंपल कारण यही है क्योंकि मृत सागर का जो घनत्व है डेंसिटी बहुत अधिक होती है। इसके कारण क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ उसमें फ्लोट करती है तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, इसके बराबर हो जाता है। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आपका इसके बराबर हो जाएगा, एफ जी के बराबर हो जाएगा, तो यानी कि फोर्स बैलेंस हो गया, तो आप ना तो डूबोगे ना आप ऊपर की साइड आओगे, तो आप क्या करोगे, सरफेस पर तैरने लग जाओगे। एक आप ये भी आपने सोचा होगा कि जहाज जो होता है, शिप होता है, वो पानी पे कैसे तैरता है जबकि छोटी सी सुई डूब जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जहाज द्वारा हटाया गया जो जल का आयतन अधिक होता है, जिसके कारण उत्प्लावन का बल का मान भी अधिक होता है, जहाज क्या तैरने लग जाता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया मतलब जितना ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो जहाज जो होते हैं इनकी सबकी बनावट इस तरीके की होती है कि जो फोर्स जो लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स, उसकी वैल्यू जो होती है वो बायोंसी फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो बायोंसी फोर्स की अगर वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, चीज़ आपकी तैरने लग जाएगी। सुई क्या होती है, सुई बहुत छोटी सी होती है और उसके द्वारा जो लगाया गया ग्रेविटेशन फोर्स होता है वही अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण आपका जो है जो सुई है वो डूब जाती है। इसी में अगर आप वो अगर आप जो अपना रामायण वाला अगर आप चीज़ देखो, अभी भी रामेश्वरम में जो पत्थर है, वो पत्थर का जो नहीं डूबने का मेन कारण भी बॉयंसी फोर्स ही है। उसके द्वारा जो उसका जो वो पत्थर की बनावट इस तरीके की है कि जितनी उनकी साइज़ है ना, उस साइज़ के हिसाब से उनका वेट नहीं है। ठीक है, वो काफ़ी हल्के होते हैं, तो इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है। लेकिन क्योंकि वो बड़े होते हैं साइज़ में और जो आयतन होता है उनका, जो पानी को जो वो डिस्प्लेस करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके कारण बायोंसी फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके कारण वो पत्थर क्या है, तैरने लग जाते हैं। तो वो भी एक उसके पीछे जो लॉजिक, फिजिकल साइंस का लॉजिक निकल के आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा जो है ये वाला टॉपिक लगभग ख़त्म होता है। होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। वैसे ईजी है, टॉपिक में ज़्यादा कोई है नहीं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा और ईजी बन जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, कोई अगर आपको स्पेसिफिक कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम उसको उस कमेंट सेक्शन में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अभी नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो। अगर आप मेंबर बनना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको 1-on-1 सेशन में आपके लूँगा। ठीक है, और स्पेसिफिक वीडियोज़ जो होंगे डाउट के या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा उसमें। ठीक है, अगर आप मेंबर्स बनना चाहते हो तो बन सकते हो, वरना जो आपके सब्सक्राइबर हो आप, और वैसे तो चैनल पे सब कुछ आपका फ्रीली अवेलेबल है इसे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हीट। ठीक है, और हीट डिस्कस करने के बाद हमारा जो 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे फोर्स एंड मोशन में, आपका फोर्स एंड मोशन कंप्लीट हो जाएगा और हीट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा आपका लाइट एंड साउंड, जिसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे लिए एक लाइक ज़रूर करना, और कुछ सजेशन है, कुछ है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर किसी टॉपिक में कुछ मेरे से कुछ छूट गया हो या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो तो उसको भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मैं उसको वेरीफाई करके आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।